नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में शनिवार सुबह 7 बजे से वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की ओर से बड़ी कार्यवाही की जा रही है। क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणियों को हटाया जा रहा है, जिसको लेकर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। क्षेत्र में पूर्ण शांति बनी हुई है और पुलिस व प्रशासन की टीमें मोर्चा संभाले हुए हैं। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में शनिवार सुबह 7 बजे से वन विभाग, पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा बड़ी कार्रवाई की जा रही है। टीम ने पैदल मार्ग पर अवैध रूप से बनाई गई कच्ची पक्की दुकानों को हटाना शुरू कर दिया है। वन विभाग ने तारागढ़ पैदल रास्ते से मीठा नीम दरगाह और तारागढ़ से बड़ा पीठ दरगाह रोड तक वन भूमि पर करीब 268 अवैध रूप से बनी कच्ची पक्की दुकानों को चिन्हित किया है। ये सभी दुकानें वन भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी। अब तक करीब 100 दुकानें हटा दी गई है। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। वहीं इसी बीच एडिशनल एसपी सिटी हिमांशु जांगिड़ ने मीडिया को कार्रवाई की जानकारी दी और बताया कि तारागढ़ क्षेत्र में अवैध अतिक्रमणों पर वन विभाग व प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अवैध अतिक्रमणकारियों को कार्रवाई से पूर्व नोटिस भी दिया जा चुका है। कहा कि न्यायालय ने जिसे स्टे दिया है उस स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जाएगा। बाकी सभी अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई की जा रही है। जायरीन की आवाजाही के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अतिक्रमण की कार्रवाई के तहत ही आज का रास्ता बंद किया गया है। कार्रवाई के बाद पुनः रास्ता सुचारू कर दिया जाएगा। तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन भूमि है उस पर कुछ दुकानें बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है और जो भी अतिक्रमी है उनको पूर्व में नोटिस दिए जा चुके थे। जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा तोड़े जा रहे हैं। तारागढ़ में आज जो अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि उसको कई जोन में विभक्त किया गया है। उसके अलावा नाकाबंदी की जा रही है। नाकाबंदी और फिक्स पिकेट लगाकर यह किया जा रहा है कि जो अवैध अतिक्रमण तोड़ते समय किसी को क्षति नहीं पहुंचे, नुकसान नहीं पहुंचे। इसीलिए ये रास्ता केवल अतिक्रमण की कार्रवाई के दौरान बंद किया गया ताकि कोई भी जायरीन है वो जाए तो उसको किसी प्रकार की चोट नहीं लगे, इसलिए एहतियातन ये बंद किया गया। कितना जाब्ता लगाया गया है? करीब 5 जगह पे नाका लगाया गया है, कहीं जोन में विभक्त किया गया। राजकीय महाविद्यालय के आर्ट्स ब्लॉक की कक्षा के छत का प्लास्टर गिर गया। महाविद्यालय की ऐसी स्थिति को देखते हुए एबीवीपी अजमेर इकाई की ओर से शनिवार को महाविद्यालय के परिसर में प्रदर्शन किया गया और महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राजकीय महाविद्यालय अजमेर के आर्ट्स ब्लॉक की कक्षा के छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि उस दौरान कोई बच्चा वहां मौजूद नहीं था, अन्यथा कोई जनहानि भी हो सकती थी। महाविद्यालय की ऐसी स्थिति को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अजमेर इकाई की ओर से शनिवार को महाविद्यालय के परिसर में प्रदर्शन किया गया और महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम चीफ प्रोटेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में भवन की जर्जर स्थिति पर चिंता जताते हुए उसकी शीघ्र मरम्मत की मांग की गई है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि जर्जर भवन की छतें और दीवारें बेहद खस्ता हाल हो चुकी है, जिसमें छात्रों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। कहा कि जहां पूर्व में भी इस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया था, परंतु आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भारी रोष व्याप्त है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो छात्रों के साथ उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं चीफ प्रोटेक्टर ने बताया कि आगामी परीक्षाओं को देखते हुए सारे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जिन परीक्षा कक्षों की जर्जर स्थिति है उन्हें तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया है और ज्ञापन प्राप्त कर उचित कार्यवाही का भी उन्होंने आश्वासन दिया है। परिषद के छात्र नेता महाविद्यालय में आए थे और उनका कहना है कि महाविद्यालय के कुछ कक्ष में प्लास्टर गिर रहा है, कुछ की हालत जर्जर है। तो वास्तव में बारिश के कारण कुछ महाविद्यालय के रूम्स इस प्रकार के हैं जिनमें प्लास्टर या कहीं पे कोई थोड़ा बहुत चूना गिरता है। आज हमने आश्वासन दिया है कि प्रायोरिटी पे ऐसे महाविद्यालय के जितने भी कक्ष हैं उनकी रिपेयर करवाएंगे प्राचार्य महोदय, और अपनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कमेटी विजिट करेगी प्रत्येक रूम में, और जहाँ पे भी जर्जर हालत है, अगर बैठने लायक नहीं है कोई रूम तो उनको बंद कराएंगे और बाकी जितने भी रिपेयरिंग वाला काम है उनका रिपेयर जल्दी से जल्दी कराने का काम। कितने रूम है? ऐसे एक 2110 में एक कोई चूना ऊपर से छत से गिरा है
और 3-4 रूम और ऐसे हैं और बरामदे में थोड़ी बहुत जगह और जहाँ पे सरिये निकले हुए हैं, उनका रिपेयरिंग का काम जल्द से जल्द प्राचार्य महोदय की अनुमति से होने वाली है वो किस तरह से करवाई जाएगी? नहीं, परीक्षा कक्ष के सारे रूम अच्छे हैं, एक रूम में चूना गिरा है उसको बंद कर दिया है, बाकी सारे रूम जो अच्छी हालात में हैं उनमें परीक्षा के लिए। आज सुबह विद्यार्थी परिषद के कार्यालय पर ये सूचना मिली है कि 21-10 जो रूम नंबर है राजकीय महाविद्यालय में, वहाँ की जो छत है वो गिर गई है। जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता वहाँ पर मुआयना करने जाते हैं तो पता चलता है कि रोजाना वहाँ पर फिलोसफी की क्लास लगती है और विद्यार्थी आज भी रोजाना की भांति वहाँ क्लास लेने आए थे। विद्यार्थी जब वहाँ पर क्लास लेने गए तो कुछ ही क्षण पहले वहाँ पर जो छत थी वो भरभरा कर नीचे गिर गई। आप बताइए, अगर विद्यार्थी उस छत के नीचे रहते और छत विद्यार्थियों के ऊपर गिरती तो कितनी बड़ी घटना घटित हो सकती थी। अपने कॉलेज का कितने दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय होते हुए भी इस कॉलेज का प्रशासन नहीं चेत रहा है और कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। कहने को कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि हमने 4.5 करोड़ का बजट पास कराया भवन निर्माण और भवन मरम्मत के लिए, लेकिन आप देखिए क्या इन पैसों से मरम्मत हो रही है? कॉलेज में जो जजदर भवन है उनका निर्माण हो रहा है, मरम्मत हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं वीरेंद्र जडेजा, महानगर से मंत्री, इस मीडिया के माध्यम से आज ये घोषणा करता हूँ कि अगर कॉलेज प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता है, भवनों की मरम्मत और पुनः निर्माण का काम जल्द से जल्द शुरू नहीं करवाता है, तो विद्यार्थी परिषद बड़ा प्रदर्शन करेगी और कॉलेज बंद करवाएगी। कल भी कोई परीक्षा थी? कल भी यहाँ पर कॉलेज में पिछले 2-3 दिन से एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल भी कोई एग्ज़ाम है, हमें ये सूचना मिली है। आप देखिए उन एग्ज़ाम्स के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, कुछ घरों के वो चिराग है और प्रशासन की इस छोटी सी गलती से किसी घर का चिराग पूछ सकता है। प्लास्टर गिराई राजकीय महाविद्यालय अजमेर में आर्ट्स ब्लॉक के अंदर प्रथम तल के अंदर 21-10 कमरे के अंदर एक प्लास्टर क्लास में गिरा है। उसमें गरीमत रही कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास नहीं ले रहे थे। मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि इस पर जल्द से जल्द, प्रशासन से भी आग्रह है, कॉलेज प्रशासन से कि इस पर जल्द से जल्द कुछ निर्णय लिया जाए, इसका सुचारू रूप से मरम्मत कार्य किया जाए। आने वाले समय में हमको देखने को मिल रहा है कि कल भी एक परीक्षा सेंटर राजकीय महाविद्यालय अजमेर में इसी भवन के अंदर आया है, उसकी व्यवस्था भी कर्मचारी कर रहे हैं। तो ऐसा स्थिति ना हो कि कोई व्यवधान या कोई दुर्घटना इस महाविद्यालय में हो जाए। तो सरकार से निवेदन है और प्रशासन से निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। लक्ष्यराज सैनी, महानगर संगठन मंत्री, ABP। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में की जा रही वन विभाग व जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही को लेकर खादिम व जायरीन नाराज नजर आई। कार्यवाही के चलते तारागढ़ दरगाह में चारों ओर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन व वन विभाग की ओर से अवैध अतिक्रमणों के विरुद्ध लगातार तारागढ़ क्षेत्र में कार्यवाही जारी है। अजमेर के तारागढ़ क्षेत्र में की जा रही वन विभाग व जिला प्रशासन की अवैध अतिक्रमणों पर कार्यवाही को लेकर खादिम व जायरीन नाराज नजर आए। तारागढ़ दरगाह में चारों तरफ सन्नाटा पसरा पड़ा है। दरगाह खादिमों व स्थानीय लोगों के अलावा दरगाह परिसर में कोई नजर नहीं आ रहा। तारागढ़ दरगाह खादिमों के अनुसार पुलिस प्रशासन व वन विभाग की कार्यवाही के दौरान तारागढ़ दरगाह पहुंचने वाले सभी रास्ते बंद किए जाने से जायरीन दरगाह में हाजिरी नहीं लगा पा रहे, जिससे निश्चित तौर पर ही जायरीन बेहद परेशान हो रहे हैं। बताया कि अजमेर शहर में जायरीन दूर दराज से दरगाह जियारत करने के लिए आते हैं। ऐसे में रास्तों के बंद हो जाने से आवाजाही तो बाधित हो ही रही है, साथ ही जायरीनों को कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में खादिम व जायरीन नाराज नजर आए। वहीं खादिमों ने प्रशासन की ओर से की जा रही कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सरकार ने जिस अतिक्रमणों पर कार्रवाई की है वह गरीब तबके के लोग हैं, जो टीन शेड लगाकर दुकान स्वरूप कर अपना जीवन यापन कर रहे थे। कार्रवाई के बाद इनके ऊपर रोजगार का मसला मंडरा रहा है। कहा कि सरकार को पहले तय करना चाहिए कि इन सबको रोजगार प्रदान करे और उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। सरकार ने जो भी किया है इसके विपरीत किया है, जिसके चलते खादिमों व जायरीनों ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। आज वन विभाग और अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा तारागढ़ के दोनों पैदल रास्तों पर कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के नाम पर वहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। दोनों रास्तों के पैदल रास्तों में जो है मैं समझता हूँ कि वहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि अतिक्रमण 250 हैं, 300 हैं,
ऐसा नहीं है। मुश्किल से 10 या 12 अतिक्रमण तो वहाँ पर पक्के अतिक्रमण किए हुए हैं। बाकी जो दूसरे अतिक्रमण हैं वो तो वहाँ पर जैसे केबिन, लोहे की केबिन रख दी है, लकड़ी की केबिन रख दी है, और वहाँ पर बांस बल्ली तंबू गाड़ के, पाइप वगैरह लोहे के गाड़ के, और ऊपर टीन शेड और तंबू वगैरह डाल के काम चलाया जा रहा है। जो लोग ये दुकान लगा रहे हैं लगभग सभी गरीब लोग हैं। अब उनके सामने एक जो है अपने रोजगार का एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है। प्रशासन को वहाँ हटाने, जब ये कैबिन हटाई है जो यहाँ पर अतिक्रमण के नाम पे हटाया जा रहा है, इनको हटाने से पहले उनके रोजगार का ध्यान करते तो बहुत बढ़िया था। कि फर्ज भी बनता है प्रशासन का। तारागढ़ आने के लिए 3 रास्ते हैं, 2 रास्ते पैदल और एक रास्ता ये अपने पैदल इसका सड़क वाला मार्ग है। सड़क वाले मार्ग में और दोनों पैदल रास्तों में दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। 2 रास्ते तो हैं अपने उत्तर की तरफ और एक रास्ता बिल्कुल रिवर्स में जो है दक्षिणी की तरफ है। जो दक्षिणी की तरफ रास्ता है वो सड़क मार्ग है, उसको भी रोक दिया गया है, जबकि कोई दिक्कत नहीं थी, इधर से आराम से आते हैं। इससे क्या है, ज़ायरीन जो देश विदेश से ज़ायरीन आ रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से आ रहे हैं, दूसरे देशों से भी ज़ायरीन आ रहे हैं, वो सब परेशान हो गए, उनमें सब में रोष है। वो यहाँ हमारे यहाँ दरगाह कमेटी है, इनको भी फ़ोन करके, जो पंचायत अंजुमन है हमारे, उनको भी फ़ोन करके ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे रास्ते रुक गए। अब जैसे मानो एक आदमी बॉम्बे से अपनी फैमिली लेके आया, उसको तारागढ़ आना था और रात को ही वापस उसको लौटना था, वो परेशान हो गए जब यहाँ ज़ियारत नहीं हो पाई। इस तरह से जो यहाँ लोकल लोग हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनको जाने में आने में परेशानी हो रही है। दूसरे भी यहाँ पर एक बहुत हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हुआ है। उनके इंतकाल में यहाँ पर मथुर में उनके दफनाने में शरीक होने के लिए अपने आसपास से, दोराई से, ग्वाड़िया से और सूरजपुर से, यहाँ से जो रिश्तेदार जो रहते हैं वो यहाँ आना चाह रहे थे, उनको भी रोक दिया गया, उनकी बहुत परेशानी हो रही है। तो ये प्रशासन से मैं जो है ये एक गुहार कर रहा हूँ, ये निवेदन कर रहा हूँ कि उस रास्ते में जो कार्रवाई हो रही है उसको उसके बनिस्बत इधर जो है ये हमारा सड़क मार्ग है, इसको नहीं रोके, यहाँ से आवाजाही बिल्कुल रहे ताकि ज़ायरीन अपने आएँ और अपने ज़ियारत करके चले जाएँ। प्रशासन द्वारा जो तारागढ़ पे मार्ग है उस पर अतिक्रमण हटाने की जो कार्रवाई की गई, और ये अतिक्रमण जो दोनों ही पैदल रास्तों के ऊपर था, प्रशासन द्वारा यहाँ पर कार्रवाई की गई है, ये तो चलो ठीक था कि भाई उसके द्वारा कार्रवाई की जा रही है। परंतु प्रशासन जो तीसरा मार्ग है तारागढ़ पे आने वाला, जो सड़क मार्ग है पृथ्वीराज चौहान इस मार्ग से लेकर तारागढ़ वाला मार्ग, इसको भी उसने रोक दिया है, बंद कर दिया है, जिससे जो हज़ारों ज़ायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं प्रतिदिन ज़ियारत के लिए, वो नहीं आ पाए और उनकी आस्था को ठेस पहुँची है, इससे उनकी अकीदत को ठेस पहुँची है। वो यहाँ से बिना ज़ियारत किए बेरंग लौटे हैं और वो भारत के कोने कोने से ये ज़ायरीन तारागढ़ के ऊपर आते हैं। इससे जो अजमेर की छवि धूमिल हुई है। प्रशासन का ये जो कार्य है, ये कार्रवाई है, ये जो कार्य है, ये दमनकारी नीति रही है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और प्रशासन से ये आग्रह करते हैं कि इस रोड को शिरक की शिरक खोला जाए ताकि जो ज़ायरीन हैं वो भी यहाँ पर आ सकें, जो बीमार लोग हैं वो भी यहाँ पर आ सकें, और तारागढ़ से विभिन्न गाँवों से यहाँ पर मजदूरी करने के लिए आते हैं और उनके जो जीवन यापन का ये एक ही साधन है, वो मजदूरी है। आज तारागढ़ के ऊपर वो मजदूर भी नहीं आ सके, इसके ऊपर उनका भी बेचारा रोटी रोजी का। नीले आसमान में लाल, पीली, हरी और सतरंगी पतंगे उड़ाने का शौक अजमेर में बरसों से बरकरार है। शहर के परकोटे और बाहरी इलाकों में कई लोग पतंगबाजी के शौकीन हैं। वे खासतौर पर राखी और मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाते हैं। अजमेर राजस्थान की ढेर लोक संस्कृति और परंपराओं के चलते मशहूर है। यहाँ का खान पान, सर्वपंथ स्वभाव, जुलूस, गनगोर की सवारी और मेले मशहूर हैं। पतंगबाजी भी शहर वासियों के लिए पुरानी परंपरा के निर्वहन का जरिया बनी हुई है। अजमेर शहर में लगभग 35 वर्ष पुरानी पतंग और चरखी की दुकानें हैं। यहाँ अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, हैदराबाद, लखनऊ, आगरा और अन्य शहरों से बड़ी और छोटी पतंगे बिक्री के लिए मंगवाई जाती है। रंग बिरंगे कागज और प्लास्टिक से अजमेर में भी पतंगे बनाई जाती है। नौकरी की व्यस्तता के चलते भले ही शहर में पतंगबाजी का शौक कम हो गया हो, लेकिन कई परिवारों में बच्चे और युवा परंपरा को बनाए हुए हैं। वे राखी और मकर संक्रांति पर छतों पर चरखी, मांझा, सद्दा लेकर पतंग उड़ाते हैं। बाकायदा पेश लड़ाए जाते हैं। त्रिभुजाकार पतंग की डोर बांधना भी एक कला है। पहले पतंग के ऊपरी और निचले छोर पर बराबर छिद्र किए जाते हैं, फिर सफेद डोर से इन्हें बांधकर मापा जाता है ताकि डोर बराबर और मजबूत रहे। इस डोर से चरखी में लिपटा हुआ मांझा और सद्दा बांधा जाता है। पतंग का संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें कागज अथवा प्लास्टिक से निर्मित चोटी भी बांधी जाती है। सब कुछ है
अलग नमूने की पतंगे हैं, सब कुछ है। किस किस प्रकार के पतंगों के नाम है, कुछ बताएंगे? मेरे पास सब मिलेंगी, 2 रुपये से लेके 20, 25, 50 रुपये तक की सारी वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी। कुछ पतंगों के नाम भी होंगे? छोटा हाँ, बहुत सारे हैं, मजोली है, पोन है, अड्डे हैं, 27.5 है, जालर है। ये कहाँ से मंगवाते हैं आप लोग पतंगे? ये अहमदाबाद और जयपुर से आते हैं। तो क्या पतंगे आप ही बनती है आपके? नहीं, यहाँ नहीं बनती सर, अहमदाबाद और जयपुर से आते हैं। इस बार और मांझे वगैरह को देखें तो मांझे में सर बरेली की सारी वैरायटी मिलेंगी, अहमदाबाद की हैं। किस तरह से क्या अलग अलग रेट की हैं सर, 70 रुपये से स्टार्टिंग होती हैं, फिर उसके आगे चलता रहता है 100, 150, 300, 500, 700, 1200 रुपये तक की वैरायटी है सर। और सद्दा वगैरह है? सद्दा भी सर मिल जाएगा, 5 रुपये से स्टार्ट है सर, 200 रुपये तक के गिट्टे आते हैं। मंझे नहीं सर, वो नहीं चलता, नहीं वो यहाँ नहीं चलता सर, वो सब बड़ी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. I opt for using black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शक्ति सखी मंडल द्वारा शनिवार को फैजागर रोड स्थित शुभम पैलेस में सावन उत्सव 2025 का रंगारंग आयोजन किया गया। महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शक्ति सखी मंडल द्वारा शनिवार को फैजागर रोड स्थित शुभम पैलेस में सावन उत्सव 2025 का रंगारंग आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सावन के उत्सव की परंपराओं को जीवंत रखते हुए बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पारंपरिक परिधानों में सजी धजी नजर आई। कार्यक्रम में 150 से अधिक महिलाएं सम्मिलित हुई और विभिन्न प्रतियोगिताओं में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं को प्रतियोगिताओं के तहत विभिन्न पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर अजमेर भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने भी शिरकत की। महिलाओं ने समूह में लोकगीतों, घूमर और फोक डांस की प्रस्तुतियां दी, जो दर्शकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी। आज शक्ति सखी मंडल द्वारा शुभम पैलेस फैजागर रोड में सावन उत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। ये हमारे मंडल द्वारा पहला आयोजन है। इसके बाद भी हमारा मंडल और आयोजन करता रहेगा। आज सभी महिलाएं सावन के परिधान जो कि लहरिया है उसमें उपस्थित हुई हैं। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भागीदारी है उनकी। सभी डांस कंपटीशन, गाने सभी में अपना अपना रुझान दे रही हैं और हम लोग सावन उत्सव मना रहे हैं। कितनी महिलाएं शामिल हुई? ये 150 से अधिक महिलाएं हमारे आज सावन उत्सव में सम्मिलित हुई हैं। हमारी टीम में देखिए 10 महिलाएं हैं। 10 महिलाओं में दीपा जी हैं। सभी के नाम हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। सोनिया जी, माया जी हैं, मोनिका। एक तो विजेताओं को पुरस्कार भी दिया जाएगा। सभी विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा मोमेंटो के द्वारा और अन्य पुरस्कार भी हमने रखे हैं। सांत्वना पुरस्कार भी है और फर्स्ट सेकंड चीफ गेस्ट में श्रीमती भारती श्रीवास्तव जी है। अजमेर के निकटवर्ती ग्राम दोराई के ग्रामीण पुलिया नहीं होने से जोखिम उठाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रामदेव जी मंदिर के पीछे वाले समस्त रास्तों पे पीपली वाले कुएं की पुलिया का निर्माण करवाया जाना चाहिए। ग्रामीण अजमेर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नाम ज्ञापन सौंपा।
अजमेर के निकटवर्ती ग्राम दोराई के ग्रामीण पुलिया नहीं होने से जोखिम उठाने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना रहा है कि रामदेव जी मंदिर के पीछे वाले समस्त रास्तों व पीपली वाले कुएं की पुलिया का निर्माण करवाया जाना चाहिए। अजमेर पहुंचकर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के नाम ज्ञापन सौंपा और ग्रामीणों ने बताया कि जब बारिश का मौसम आता है तब उन रास्तों से हमारा और हमारे जानवरों का निकलना मुश्किल हो जाता है। विशेष तौर पर गांव की महिलाओं का उस रास्ते से निकलना मुश्किल होता है। इसी प्रकार पीपली वाले कुएं के रास्ते स्थित पुलिया आना सागर से आने वाले पानी से पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। सामान्य दिनों में भी उस पुलिये से निकलना जान को जोखिम में डालने के समान हो रहा है। उस पुलिया की दूसरी तरफ किसानों के खेत हैं, जिनको अपने खेत में जाने के लिए 10-12 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। पूर्व में भी इस समस्या को बताया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। आज हम राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और हमारे पुष्कर विधानसभा के विधायक सुरेश जी रावत साहब को जन सुनवाई में जाकर के हम ज्ञापन देकर के आए हैं। हम हमारी जो रामदेव जी मंदिर है दौराई गांव के अंदर, उसके पीछे जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों के और पीपली वाली पुलिया को लेकर के पिछले 4-5 महीने से लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, अधिकारियों से मिल रहे हैं। पूर्व में जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी को, कलेक्टर महोदय को, जन सुनवाई में सब जगह जाकर के हमने दिया है। उस पुलिया के लिए 2 सोच काम कर रही है। एक सोच जो उसको किसी भी कीमत पे बनवाना चाहती है, एक सोच किसी भी कीमत पे उसको नहीं बनने देना चाहती है, उसके ऊपर काम कर रही है। अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि लोग भ्रांतियाँ कौन फैला रहे हैं, कौन कंफ्यूज कर रहे हैं अधिकारियों को। हमने ग्राम पंचायत दौरे में भी पूर्व में अवगत कराया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई हमको राहत देने वाला कोई कार्य नहीं किया गया। ग्राम पंचायत दौरे से पहले कहा गया कि ये जो पुलिया और ये रास्ते हैं ये खातेदारी में आते हैं। हम जब पटवारी से मौका पर्चा और रिपोर्ट हमने बनवाई तो पता चला कि ये सरकारी पुलिया है। पूर्व सरपंच संतोष जी ने 2007 में उनके कार्यकाल में उन्होंने पूर्व बनवा रखी इस पुलिया को, तो ये बात भी झूठ हो गई। फिर भ्रांति फैलाई गई कि इस पुलिया के लिए 70-80 लाख रुपए लगेंगे, अधिकारियों को बताया गया। अब बजट का मसला आ जाता है जब इतना बड़ा अमाउंट होता है, तो नाना प्रकार के बहाने और नाना प्रकार की कर कुरा के कोशिश की जा रही है कि ये काम नहीं हो। लेकिन हम आज सब किसानों के साथ में पुनः प्रयास कर रहे हैं कि जैसे तैसे ये पुलिया बन जाए। हमारे गांव की महिलाओं को आज वो कमर से ऊपर तक का पानी वहाँ से निकल रहा है, वो पैदल नहीं निकल सकती। जानवरों वहाँ से निकल नहीं सकते, जानवर बह जाते हैं। लोगों को अपने सर पे चारा रख करके बहुत लंबा रास्ता तय करके आना पड़ रहा है। तो बहुत अखिल भारतीय दादीज सेवा ट्रस्ट पुष्कर की ओर से आज हेलोज रोड स्थित समाज के भवन में शैक्षणिक प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में वरदान बनी फाउंडेशन फॉर द लोटो इंडिया संस्था की 365 बालिकाओं को भोजन कराकर संपूर्ण शिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। अखिल भारतीय दादीज सेवा ट्रस्ट पुष्कर की ओर से आज हेलोज रोड स्थित समाज के भवन में शैक्षणिक प्रोत्साहन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में पुष्कर सहित आसपास के ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में वरदान बनी फाउंडेशन फॉर द लोटो इंडिया संस्था की 365 बालिकाओं को भोजन कराकर संपूर्ण शिक्षण सामग्री वितरित की गई। अध्यक्ष ओम प्रकाश दायमा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद पूर्व सभापति कमल पाठक ने मुख्य अतिथि और पंडित ज्योतिषाचार्य कैलाशनाथ दादीज फाउंडेशन के संस्थापिका मारा सांद्री, अध्यक्ष दीपू महर्षि और भाजपा नेता अरुण वैष्णव ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्था के देवेंद्र कुमार दादीज कार्यक्रम में फॉर द लोटो इंडिया फाउंडेशन की 365 छात्र छात्राओं को गणवेश व पाठ्य पुस्तकें वितरण की गई। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों का भी सम्मान किया गया। अध्यक्ष ओम प्रकाश दायमा ने बताया कि संस्था मानव सेवा की दृष्टि से हर साल 3 बड़े कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। संस्था की ओर से शैक्षणिक प्रोत्साहन समारोह, निःशुल्क मेडिकल शिविर और कार्तिक माह में भंडारे का आयोजन होता है। अखिल भारतीय दादीज सेवा ट्रस्ट के चुनाव कल समाज के भवन में आयोजित होंगे। वर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश दायमा ने बताया कि हर बार की भांति इस बार भी संस्था के चुनाव निर्विरोध ही होंगे। चुनावों में भाग लेने के लिए राजस्थान सहित देश भर से न्यासी और सदस्य पुष्कर पहुंच रहे हैं। बोलिए पुष्कर राज की जय। श्री अखिल भारतीय दादी सेवा ट्रस्ट पुष्कर ये निरंतर हर साल स्थायी कार्यक्रम रहता है। हर साल की भांति इस साल भी हमने 365 लड़कियों को प्योर द लोटो स्कूल की पूरी बच्चियों को ड्रेस, बुक्स और जूते, सॉक्स और यहाँ पे
कन्याओं को, सभी बच्चों को भोजन करवाया गया है। भोजन शुद्ध घी में भी बनता है, भंडारा रहो चाहे कोई भी भोजन रहो, यहाँ पे प्योर घी का ही यूज़ लेते हैं। इसी प्रकार 300 बच्चों को भोजन करवा के ये कार्यक्रम आज किया गया है। इसमें हमारे पूरे हिंदुस्तान के ट्रस्टी आज यहाँ पे आए हैं और वो अपने हाथों से सभी बच्चों को भोजन करा के और ड्रेस दे के प्रोत्साहन किए हैं। हम लोगों की संस्था की तरफ से सालाना 3 कार्यक्रम फिक्स है। एक जिसमें आप अभी आज देखे हैं, ये एक कार्यक्रम। दूसरा हमारा स्वास्थ्य सेवा का एक कैंप रहता है, वो भी बहुत बढ़िया आयोजन करते हैं। और तीसरा हम लोग कार्तिक मास में मेले के टाइम पे 14 और पूनम को 2 दिन निरंतर 48 घंटे का भंडारा चलते हैं। हमारे भवन के सामने भंडारा लगाते हैं और नित्य बढ़िया से बढ़िया व्यंजन बना के मिठाई और तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं। यह संस्था एक ऐसी है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है, उसके तहत में हम निरंतर कार्य करते रहते हैं और आगे भी भगवान से प्रार्थना है कि इसी प्रकार इस संस्था को दिन दोनी रात चौगनी सबके सहयोग से प्रगति करती रहे और हमसे ऐसे निरंतर कार्य होते रहे। पुष्कर ब्रह्मा जी की नगरी है और बहुत ही भगवान ब्रह्मा की कृपा है। उसी तरह दाहिमा समाज पे भी पूरी कृपा है। पूरे हिंदुस्तान के दादी जी यहाँ से जुड़े हुए हैं और जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए 365 दिन हम लोग एक भोजनशाला चलाते हैं। उसके अंदर हम लोग 70 रुपये के अंदर स्वादिष्ट भोजन और चाय नाश्ता और रहने के लिए सुंदर सा एक रूम, AC रूम है पूरे, और पूरा सब सुविधा युक्त हमारा भवन है। इसमें सभी यात्रियों के लिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दादी जी हो, यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति कोई भी आता है जो हिंदुस्तान का कहीं का भी हो, उसके लिए सेवा के लिए ये 24 घंटे भवन उपलब्ध है। आपका नाम? मेरा नाम ओम प्रकाश दाहिमा है और मैं यहाँ पे 4th टाइम में मैं प्रेसिडेंट हूँ, यहाँ का अध्यक्ष हूँ। और कल हमारे इस संस्था के चुनाव है और कल लगभग 12 बजे के आसपास चुनाव रहेंगे। ये 5वां टाइम पे मैं अभी हमारे कार्यकारिणी की निर्विरोध घोषणा हो चुकी है और अब कल भी कोई भी जो भी अध्यक्ष बनेगा नया वो निर्विरोधी होएगा, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। भगवान सबको सुखी रखे, सबको मस्त रखे। इसी तरह आज के कार्यक्रम में कौन कौन मुख्य अतिथि? आज कार्यक्रम में श्रीमान कमल जी पाठक, नगर परिषद भूतपूर्व चेयरमैन, और मैडम प्योर द लोटो की, और महर्षि जी प्योर द लोटो के अध्यक्ष, और हमारे कमल जी वैष्णव अरुण जी वैष्णव, वो सभी पधारे थे। और हमारे समाज के भी बहुत से गणमान्य व्यक्ति जो कि सूरत, हैदराबाद, अहमदाबाद और जयपुर, राजस्थान के तो पूरे आए ही हैं, लेकिन प्रांत से इंदौर, लखनऊ, सब जगह के लोग यहाँ पे आए हैं। और भी अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना राजस्थान क्षेत्र के तत्वावधान में शनिवार को पुष्कर स्थित गौतम आश्रम में 1 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद एवं क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसको लेकर भारतीय इतिहास पुनर्लेखन की प्रासंगिकता विषय पर गहन विचार विमर्श किया। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना राजस्थान क्षेत्र के तत्वावधान में शनिवार को पुष्कर स्थित गौतम आश्रम में 1 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद एवं क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से पुनः लिखने की आवश्यकता और उसकी प्रासंगिकता पर गहन विमर्श करना था। इसको लेकर भारतीय इतिहास पुनर्लेखन की प्रासंगिकता विषय पर गहन विचार विमर्श किए गए। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे एवं राष्ट्रीय परिसंवाद की अध्यक्षता कर रहे MDS यूनिवर्सिटी अजमेर के कुलपति प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल ने लोगों को संबोधित किया और अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र जोशी ने सम्मेलन के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इतिहास केवल बीते हुए समय का दस्तावेज नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की चेतना है। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर हरीश बेरी ने अत्यंत कुशलता से किया। उद्घाटन सत्र का आभार डॉक्टर ML साहू ने व्यक्त किया। इतिहास संकलन योजना का आज क्षेत्रीय बैठक है। क्षेत्रीय बैठक में हम लोग मूल रूप से जो इस समय इतिहास नई शिक्षा नीति के अंतर्गत लिखे जा रहे हैं, चाहे वो NCERT का हो, चाहे वो UGC का हो, उस पर हम विचार करेंगे कि राजस्थान का इतिहास का समावेश हम राष्ट्रीय इतिहास लेखन में कैसे कर सकें। इसके लिए यहाँ के जो विभिन्न प्रकार के विभिन्न डिसिप्लिन के इतिहासकार हैं उनके टोली बनाना
और उनके माध्यम से राजस्थान के इतिहास को भारत के इतिहास में उचित जगह मिले, उसके लिए हम लोग विचार विमर्श करेंगे। अभी तक जो एनसीईआरटी की पुस्तकें छपी हैं उसमें और क्या जोड़ा जा सकता है और क्या कटवाया जा सकता है, इसके लिए सरकार से आग्रह करने के लिए भी हम यहाँ प्रस्ताव लाएंगे, प्रयास करेंगे। और जो इतिहास की पुस्तकें आ रही हैं, वो पुस्तकें तो जो भी हैं, लेकिन पढ़ने का और पढ़ाने का तरीका क्या हो, इसके लिए हम समाज में बड़े पैमाने पर काम कर रहे अपने अध्यापकों के बीच में भी बात करेंगे। कल देश भर के जो जनजातियों के क्षेत्र में इतिहास लिखने वाले लोग हैं, उनका दिन भर का सम्मेलन होगा। तो जो जनजाति हमारे हैं सुदूर जंगलों में हैं, उनके अभी भी जो भारतीय संस्कृति है वो लुप्त नहीं हुई है, आज भी उनके यहाँ जीवित है। और रेफरेंसेस बहुत सारे उनके यहाँ भी पड़े हुए हैं जो भारत के रियल हिस्ट्री को ओपन कर सकते हैं। मुगलों के समय में, अंग्रेज़ों के समय में भी हमारे देश के इतिहास को ख़राब किया गया, हमारे लाइब्रेरियों को जलाई गई, हमारे विश्वविद्यालयों को तोड़े गए, हमारे जो मॉन्यूमेंट थे, मंदिर थे, कैब्स थे, वो सब नष्ट किए गए। ऐसी स्थिति में जब हमसे वो सबूत मांगते हैं तो हमारे लिए समस्या रहती है कि सबूत कहाँ से लाएँ। लेकिन आज भी जब हम गाँव में जाते हैं और वनवासियों के बीच में जाते हैं, आदिवासियों के बीच में जाते हैं, तो उनके यहाँ अभी भी सबूत उसी प्रकार से जीवित है, उनके परंपराओं में, उनके गीत में, उनके रहन सहन में, उनकी कथा कहानियों में। तो उसका हम संग्रह कर रहे हैं और उसके माध्यम से भारत के इतिहास के जो वास्तविक स्रोत है उसको ओपन करके हम भारत के इतिहास को लिखने के उद्देश्य से ये 2 दिन का कार्यक्रम हमने यहाँ रखा है। इसी प्रकार का कार्यक्रम हम पूरे देश में 12 स्थानों पर लगातार वर्षानुवर्ष करते रहे हैं। और इसके बाद हम दिसंबर में एक पूरे देश का लगभग 1,500-2 हज़ार लोग रहेंगे। विकृत इतिहास किया गया आतताइयों द्वारा और बाद में जो भी हमारे ऊपर जिन्होंने प्रशासन किया उन्होंने, परंतु स्वतंत्रता के बाद आज़ादी के अमृतकाल में भारतीय इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ हो चुका है और उस पुनर्लेखन की श्रृंखला में विभिन्न संगठन कार्य कर रहे हैं। उन्हीं संगठनों के माध्यम में एक संगठन है भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली, उसी की आनुषंगिक इकाई भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर में है। और अजमेर इकाई के तत्वावधान में हम लोगों ने संपूर्ण राष्ट्र से, भारतवर्ष से राष्ट्र प्रांत प्रमुखों की 35 प्रांत प्रमुख हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय जनजातीय कार्य आयोग, राष्ट्रीय जनजातीय प्रमुखों की कार्यशाला जो हम यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं उसमें भाग लेंगे और उसी के तहत हम इतिहास के पुनर्लेखन पर चर्चा करेंगे। आपको विशेष जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय इतिहास संकलन समिति संपूर्ण भारतवर्ष में जो इतिहास लिखा जा रहा है उसके अंदर अजमेर का इतिहास लिखने के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली है। उसी संदर्भ में हम आज यहाँ पे एकत्र हुए। भारतीय इतिहास संकलन समिति परियोजना संपूर्ण भारतवर्ष में चलती है और ये भारत का जो मूल इतिहास है, जो भारत की जो मूल परंपरा है, उसको लेकर के एक नवीनीकरण का काम कर रही है। इतिहास समाज का दर्पण होता है, जो इतिहास में घटित हो गया समाज का स्वरूप वैसा ही होता है। विगत कुछ कालखंड में देखा गया है कि इतिहास का स्वरूप विकृत हो गया और भारत के सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें इतिहास से गायब हो गई और कुछ लोगों ने इस प्रकार का इतिहास लिख दिया जो तथ्यहीन था, जिसके कोई तथ्य नहीं थे, संदर्भ नहीं थे और संदर्भों के अभाव में कुछ इस प्रकार की गलत परंपराएं इतिहास में लिख दी गई। जो इतिहास पुरुष नहीं थे उनको इतिहास पुरुष बना करके भारत की भोली भाली जनता के सामने रखा गया। तो भारतीय परंपरा में क्या शब्द को ही ब्रह्म माना गया और शब्द को ब्रह्म मानने का मतलब ये है कि ना मूलम लिखियत किंचित। इसका संस्कृत का मतलब यह है कि बिना संदर्भ कुछ भी नहीं लिखे। यह हमारे इतिहास का मूल मंत्र है, यह हमारे इतिहास संकलन समिति का मूल मंत्र है। तो इसलिए हम इतिहास खोज रहे हैं, इतिहास वो खोज रहे हैं जिसके प्रमाण हो और वो प्रमाण क्षेत्रीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, जनजातीय स्तर पे सबसे बड़े प्रमाणित है। और जो हमारी लोक परंपरा, लोक संस्कृति के अंदर इतिहास के तथ्य छिपे पड़े हैं, जो मूल इतिहास है, जो हमारी दैनिक जीवनचर्या से जुड़ा हुआ है, हमारी धार्मिक आचरण से जुड़ा हुआ, हमारे सांस्कृतिक आचरण से जुड़ा हुआ है, उस इतिहास को खोज करके पुनर्स्थापित करना। हमें किसी को मिटाना नहीं है, हमें हमारी कोई बात नहीं करनी है, हमें हमारी लाइन को इतनी आगे ले जानी है कि जिन्होंने भी गलत लाइन स्थापित की वो छोटी हो जाए। ये इतिहास संकलन समिति का कार्यक्रम 2 चरणों में यहाँ रखा है। आज हम इतिहास की कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें संपूर्ण भारत के लोग इकट्ठे हुए हैं और राजस्थान के जयपुर संभाग
जयपुर प्रांत, चित्तौड़ प्रांत और जोधपुर प्रांत, तीनों प्रांतों के पदाधिकारी यहाँ आए हैं और वो अपने क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर रहे हैं उस कार्यों के बारे में हम यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दूसरा इसका है जनजाति, एक संगठन चलता है इतिहास संकलन समिति में कि जनजातियों का इतिहास वापस लिखा जाना है। जनजाति भारतीय संस्कृति की आधारशिला है। जनजाति जितने भी लोग हैं वो हमारी सांस्कृतिक चेतना के आधार है। हमारे धार्मिक विचार, हमारे सांस्कृतिक विचार उसी जनजाति संस्कृति से निकलकर हम सभ्य समाज की तरफ बढ़े, वो हमारी आधारशिला है। तो हम अपने जनजाति समाज को हमारे साथ जोड़ने के लिए एक दिवसीय यहाँ कार्यशाला का आयोजन किया है और उस कार्यशाला में जनजाति क्षेत्र का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकारों को एकत्रित किया है। और ये कार्यक्रम पुष्कर में करने के पीछे यही मानसिकता है कि इस क्षेत्र में भी इस प्रकार के कार्य की बहुत गुंजाइश है। यहाँ भी बहुत व्यापक स्तर पर इस प्रकार के सामाजिक बदलाव हुए हैं, उनको अपने मूल इतिहास की तरफ लौटने के लिए प्रेरित करने हेतु इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री बाल मुकुंद जी पांडे ये बैठक ले रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय महासचिव। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।